शेड्यूल 3। कुल मिलाकर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहा है और अगर मैं इसको फॉर्मेट को इस तरह से ड्राफ्ट कर लूं तो और भी आसानी रहेगी। तो ये बात कर रहा है एक तो नॉन करंट एसेट्स की, ये बात कर रहा है एक करंट एसेट्स की, एक ये बात कर रहा है इक्विटी की, एक ये बात कर रहा है नॉन करंट लायबिलिटी की, एक ये बात कर रहा है करंट लायबिलिटी की। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स हैं? तो ये है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिस पर आपको 2 डिस्क्लोजर्स करने होते हैं। एक तो इनकी रिकंसिलिएशन शीट देनी पड़ती है, दूसरा आपको इसमें क्लासिफिकेशन भी बतानी पड़ती है कि आपके पास कौन कौन सी आइटम्स हैं। इसके अलावा आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसका फिर से हम रिकंसिलिएशन शीट भी देते हैं, तथा इसमें हम बताते हैं कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि सस्पेंडेड हैं या इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा आपको बताना पड़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, और उसकी भी हम रिको शीट देते हैं। ये तो रेड पेन बार बार लिखेंगे तो चलो, मुझे इसकी भी रिकंसिलिएशन शीट देनी पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं जो गुडविल है, अदर इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हैं, फिर हमारे पास बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। तो इन सबकी मुझे रिकंसिलिएशन शीट देनी पड़ती है, इन सबकी मुझे रिकंसिलिएशन शीट देनी पड़ती है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, डेप्रिसिएशन कितनी थी, वगैरह वगैरह आपको अपने पास देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट वाइज क्या है, कितने प्रोजेक्ट सस्पेंडेड हैं और कितने इन प्रोग्रेस हैं। इसके अलावा अगर अदर इंटेंजिबल हैं तो आपको क्लासिफिकेशन भी देनी पड़ती है कि अदर इंटेंजिबल ब्रांड्स कितने हैं, कॉपीराइट्स कितने हैं, और वैसे ही अगर मान लो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं तो आपको उसकी भी क्लासिफिकेशन देनी पड़ती है। तो ये आपके पास आइटम्स हो गई जो आपको रिपोर्ट करनी पड़ती हैं इन रिलेशन टू नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हम कुछ क्लासिफिकेशन दिखाया करते हैं। कौन सी क्लासिफिकेशन दिखाते हैं कि आपने पैसा कहाँ लगा रखा है, इक्विटी में लगा रखा है, म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, डिवेंचर्स में लगा रखा है। फिर इसका अगर कोटेड है, अनकोटेड है तो मार्केट वैल्यू भी बतानी पड़ती है, कोटेड अनकोटेड की मार्केट वैल्यू बतानी पड़ती है। इंटरेस्टिंगली इस पर कभी कोई इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता नहीं है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हमको अपना एजिंग शेड्यूल देना पड़ता है। एजिंग शेड्यूल कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 6 और 6 से आगे चलते चलते 3+ तक जाएगा। तो आप इसकी डिटेल एक बार देख सकते हैं। मुद्दे की बात है एजिंग शेड्यूल। वी डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ट्रेड रिसीवेबल में कोई चीज पूछी जाएगी। अगर इसका कोई वैल्यूएशन अलाउंस है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो उसमें से लेस कर दी जाती है। ये ब्लैक पेन से लिख दिया, कोई बात नहीं। और इसके अलावा हमारे पास, अब तो इधर से आएगा, अगर हमारे पास कोई लोन्स हैं तो हमको लोन्स के अंदर भी एजिंग देनी पड़ती है कि आपके पास इसका भी पैसा कब कब हमारे पास मिल रहा है। हम इसका भी एजिंग साथ में मेंशन करते हैं कि हमारे पास 0 to 1 में कितना था और उस तरह से 3 तक जाते हैं। और इसके अंदर भी अगर आपके पास कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो बताना पड़ेगा। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ आपका लेन देन है तो आपको तब भी बताना पड़ेगा। ब्लैक पेन से कर रहा हूं अपने पास में। और इसके अलावा अगर कोई अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये कौन से सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, वो यहां पर आएंगे। फाइनेंशियल एसेट्स वो होते हैं जिनमें आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा एट द एंड। इसका मतलब फिक्स्ड कैश मिलना है एट द एंड। हम उनको बोलते हैं कि मेरे पास ये फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट्स होते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स को हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से हमेशा क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। सेट ऑफ कब करेंगे, अगर ये सेम गवर्निंग लॉ है तो हम उसको उठा करके दोनों से सेट ऑफ कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अदर्स नॉन करंट एसेट्स भी आ जाएंगे, जिनमें क्या चीज थी, जिनमें कैपिटल एडवांस था। अभी एक क्वेश्चन भी देखा था ना जहां पर मशीन के लिए एडवांस दिया हुआ है, तो मशीन के लिए एडवांस फाइनेंशियल नेचर का नहीं, बिकॉज कैश नहीं मिलना, तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म नेचर का, इसलिए यहां पर आएगा। इसके अलावा जो हम टैक्स पे करते हैं, जो अंडर डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सारे के सारे टैक्स भी यहां पर चले आते हैं, बिकॉज आपको उसके पैसे भी लेटर ऑन ही मिलने हैं।
फिर आ गए हम लोग अपने पास करंट एसेट्स के ऊपर, ये नहीं कि अब हम आ गए अपने पास करंट एसेट्स के ऊपर। तो करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे पहली आइटम कौन सी है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आप क्लासिफिकेशन देते हैं कि इसके अंदर आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, आपके पास फिनिश्ड गुड्स कितने हैं, स्टॉक इन ट्रेड कितना है, गुड्स इन ट्रांजिट कितना है, तथा आपके पास और किसी नेचर का स्टॉक अगर है तो वो भी साथ में दिखाना पड़ेगा। फिर हमको फाइनेंशियल एसेट्स भी बताने पड़ते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स लगभग वैसे ही हैं जैसे यहां पर थे, यहां पर भी आपको अपने पास इन्वेस्टमेंट्स बतानी पड़ती हैं जिस प्रकार से यहां बताई थी, यहां पर भी ट्रेड रिसीवेबल बताते हैं जिस प्रकार से यहां पर बताए थे, यहां पर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बताते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके पास कैश का बैलेंस आएगा, बैंक का बैलेंस आएगा और बैंक की एफडी भी आएंगी, लेकिन एफडी अप टू 3 मंथ वाली आएंगी। इसके अलावा हमारे पास अदर बैंक बैलेंस भी हो सकते हैं। अदर बैंक बैलेंस में आपके पास एफडी आ जाएंगी जो 3 से लेके 12 महीने वाली एफडीज हैं, वो हमारे पास अदर बैंक बैलेंस में आएंगी। इसके अलावा आपके पास लोन भी होंगे जो कि सेम यहां पर डिस्कस किया था, वही लोन्स यहां पर आएंगे। इसके अलावा वी कैन हैव अदर फाइनेंशियल एसेट्स। ये कौन से? सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं, ये वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। इसके अलावा इसमें एक्रूड इंटरेस्ट भी हो सकता है, जो आपने रिसीव करना है ये एक्रूड इंटरेस्ट भी आ सकता है। इसके अलावा स्टाफ एडवांस भी हो सकता है अगर आपने उसमें से कैश लेना है, हो सकता है कैश ना लेना हो तो फिर यहां पर नहीं आता। इसके अलावा हम अपने पास और क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं हमारे पास करंट टैक्स एसेट्स कौन से हैं। तो करंट टैक्स एसेट्स में आपके जो टैक्स का टीडीएस है, टीडीएस आपने जमा करा रखा है या और टैक्स पेड हैं जो आपके पास, वो सारे के सारे यहां पर चले आते हैं। एंड इन द लास्ट वी हैव अदर्स करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में क्या आ जाएंगे? यहां पर आमतौर पे आपके पास प्रीपेड बैलेंसेस आ जाएंगे, जो आपने अपने पास प्रीपेड कर रखे हैं वो सारे के सारे प्रीपेड्स यहां पर आते हैं। तो क्या वैसे इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस भी आते हैं? तो शेड्यूल 3 में तो नहीं देखा हमने, लेकिन ऑफ कोर्स इंड एस 1 में इनमें से इक्का दुक्का मुद्दे पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वी कैन डेफिनेटली से कि इसे अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। इक्विटी में हम अपने पास 2 चीजें लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। और जो अदर इक्विटी है ये हम कहाँ से बनाते हैं? ये सोकी से लेकर आते हैं। और सोकी के अंदर जो जो आइटम्स होती हैं वो कौन कौन सी आइटम्स हैं सोकी के अंदर? इसमें हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं, इसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस दिखाते हैं, इसमें ओसीआई के आइटम दिखाते हैं, इसके अलावा इसमें शेयर वारंट दिखाते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी दिखाते हैं, इसके अलावा हम एनसीआई भी दिखाते हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस भी दिखाते हैं, प्लस माइनस हम यहाँ पीपीआई दिखाने के बाद रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंस भी निकालते हैं। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर अगर हम प्लस माइनस कर देते हैं अदर चेंजेस जो हमने और कर रखे हैं या जो हमने डिविडेंड पे कर रखा है, तो हमारे पास सोकी का बैलेंस आता है। और सोकी के बैलेंस से हम लोग अदर इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एनीवे ये आपको एज अ प्रोसेस पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। नॉन करंट लायबिलिटीज की जब बात करते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी में हम कहां से स्टार्ट करते हैं? फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में हम कहां से लिखना शुरू करते हैं? बोरिंग्स। और यहां पर भी मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं और यहां पर भी आपकी पहली आइटम कौन सी हो गई? बोरिंग्स। बोरिंग्स के अंदर अगर कोई करंट मैच्योरिटी है तो करंट मैच्योरिटी को हम बेसिकली आजकल कहां दिखाते हैं? करंट मैच्योरिटी इज शोन हियर। इसका मतलब वो इस बोरिंग में से हट जाती है और वो कहां चली जाएगी? किसी और जगह पर, जिसको फिर से बोरिंग में चली जाएगी। इसके अलावा एक नई आइटम आई है लीज लायबिलिटी, जिसकी चर्चा आप इंड एस 116 में करेंगे कि लीज लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये भी हमारे पास शो करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हमारे ट्रेड पेबल होते हैं जिसका एजिंग शेड्यूल देना पड़ता है मुझको। ये एजिंग शेड्यूल 0 से 1 से स्टार्ट होता है, 3+ तक जाता है। और ट्रेड पेबल यहाँ पर भी हम शो करते हैं और यहाँ पर भी एजिंग शेड्यूल देते हैं। इसमें हमको अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज के पैसे देने हैं तो आप उसको अलग से शो करते हैं कि आपने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज को क्या देना है, और यहां पर भी शो करते हैं। इसके अलावा आपके पास अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती हैं। इसमें कौन आ जाता है? इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाते हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं। और इसमें भी अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती हैं और इसमें अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में कौन से? सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाते हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। इसके अलावा एक्रूड इंटरेस्ट भी आ जाता है, अगर कोई आपने एक्रूड इंटरेस्ट पे करना है तो भी आता है। अगर कोई डिविडेंड पेबल है तो डिविडेंड पेबल भी आपके पास यहां पर चला आता है कि इनकेस देयर इज एनी डिविडेंड पेबल तो आपको डिविडेंड पेबल को भी साथ में रिकॉर्ड करके शो करना पड़ता है।
इसके अलावा हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज में ही अगर हम कंटिन्यूएशन में चलते हैं तो हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है, जिसकी चर्चा हम बाद में रेदर वहां पहले कर चुके हैं। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहां पर ऐसी कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है। यहां पर जो आइटम आती है उसका नाम है अदर करंट लायबिलिटीज। तो अदर करंट लायबिलिटीज हमारे पास वो हैं जिसमें हमने कोई एडवांसेस ले रखे हैं, सप्लायर से हमने कोई पैसा ले रखा है, तो हमारे पास वो एडवांसेस के रूप में आता है। स्टिल वी हैव विद अस इज द प्रोविजन। प्रोविजन दोनों में आती है। प्रोविजन यहाँ लॉन्ग टर्म नेचर की है, यहाँ शॉर्ट टर्म नेचर की है। ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स की होती है, ये अदर्स की प्रोविजन भी आती है। इसके अलावा हमारे पास अदर नॉन करंट लायबिलिटीज हैं और करंट टैक्स पेबल भी है। तो करंट टैक्स पेबल में जो आपका टैक्स के ड्यूज हैं जो आपने सरकार को देने हैं वो आते हैं, और अदर नॉन करंट लायबिलिटी में कोई एडवांसेस जो कि लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, जिसके अंदर आपको कैश पे नहीं करना है, आपने हो सकता है उसका रिफंड एडजस्टमेंट के थ्रू करना हो, तो वो अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है। तो बैलेंस शीट का ये एक बेसिक ढांचा है, इसमें से कोई इक्का दुक्का चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो आप स्टिल इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी और भी बातें हैं। बैलेंस शीट के अलावा हमें जो मैंने आपको बताया था, मतलब शेड्यूल 3 में इतने दिन बात करते रहे, बात यही थी और कुछ नहीं थी। हमें अपना P&L बनाना पड़ेगा जिसके दो पार्ट्स हैं। तो इसमें एक हमारे पास इनकम्स आती हैं जो जिसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा है अदर इनकम्स। हमारे पास यहाँ पर जो आएगा वो प्लस एक्साइज ड्यूटी, अगर कोई एक्साइज ड्यूटी है तो वो आएगा। इसमें अगर आएगा तो रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स अगर हैं तो वो भी साथ में एडजस्ट हो जाएंगे। खर्चों की अगर बात करते हैं तो खर्चों में हमारे पास है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, इसके अलावा हमारे पास है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसके अलावा चेंज जो हमारे पास इन स्टॉक है, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड है, चाहे वो फिनिश गुड्स हैं, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो हमारे पास यहां पर चले आते हैं। इसके अलावा वी हैव एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, स्टिल वी हैव फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंस यानी कि ब्याज, हमारे पास अगर कोई डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, और लास्ट में हमारे पास आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अगर हम इतना कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स आता है। एक्सेप्शनल आइटम की कोई लिस्ट नहीं है। एक्सेप्शनल आइटम्स के लिए शेड्यूल गाइडेंस नोट दे रखा है जो हमें कहता है कि हमारे पास एक्सेप्शनल में डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो सकता है, इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो सकता है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो सकता है, या हमारे पास कोई लिटिगेशन के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लिटिगेशन के सेटलमेंट एक्सपेंस हो सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव कोई अगर मान लीजिए टैक्स लगा है या हटा है तो उसका अमाउंट हो सकता है, कोई मेजर पेनल्टी अगर आपको लगी है तो वो भी यहां पर आ सकती है, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग अगर आपने रिवर्स किया तो वो भी यहां पर आ सकती है। लेकिन अगर मान लो आप प्रैक्टिकली देखो तो आप कुछ और देखते हैं। उसमें आप क्या देखते हैं कि आपके पास अगर ये मटेरियल आइटम है, मटेरियल आइटम मतलब बड़ी आइटम है, तथा उसका इंसिडेंस यानी वो कभी कभी होती है, यानी जिसका साइज तथा जिसकी नेचर इंपॉर्टेंट है और जो रेयरली होती है, उनको हम एक्सेप्शनल आइटम में डालते हैं। बाकी आपको मैंने कहा ये आपके लिए कभी भी एग्जाम में लिए रेलेवेंट नहीं है कि आपसे पूछे एक्सेप्शनल है कि नहीं है। मैंने कहा इसमें से एक्सेप्शनल माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और उसमें से अगर हम टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दें जो कि आपका डेफर्ड टैक्स भी है और करंट टैक्स भी है और टैक्स ऑफ द अर्लियर ईयर्स भी है, तो वो भी हो सकता है हमारे पास। तो क्या निकल आता है? पीएटी। ये पीएटी कौन सा होता है? कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का होता है। हम पीबीटी फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग माइनस कर देते हैं तो किसका पैट निकल आता है? पैट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग निकल आता है, और हम साथ में इसका टोटल पैट भी दिखाते हैं। बाद में इसके दो हिस्से करके दिखाते हैं, एलोकेटेड टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एलोकेटेड टू ओनर्स। इसके अलावा हमारे पीएनएल के अंदर एक और भी आइटम होती है जिसका नाम है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर हम अपने पास दो आइटम्स लिखते हैं। आइटम जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कैन बी रिक्लासिफाइड, या आइटम्स विच कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड, जिनको हम रिक्लासीफाई नहीं कर सकते। अगर आइटम्स जिनको रिक्लासीफाई कर सकते हैं वो कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस किसके ऊपर? ऑन फॉरेन ऑपरेशंस की ट्रांसलेशन के ऊपर। इसके अलावा जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन डेट, जो आपकी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, उसके लिए हो सकती है, या ये हो सकता है कैश फ्लो हेज रिजर्व,
या ये हो सकता है शेयर ऑफ OCI आइटम्स जो कि आपके पास आ रही है फ्रॉम एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, हमारे पास वो भी आ सकती है। 4 आइटम है जिनको आप रिक्लासिफाई कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व होगा या एक्चुअली का गेन और लॉस होगा जो हमारे पास है ऑन PVDBO जिसको हम बोलते हैं, या इन्वेस्टमेंट हो सकती है इन इक्विटी जो आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये कौन सी हैं, एट FVT OCI हमारे पास ये भी हो सकते हैं। इसके अलावा चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी जो ओन क्रेडिट रिस्क के साथ आती है वो भी हमारे पास आ सकती है। और साथ में एक आइटम और है, शेयर ऑफ OCI हो सकती है जो कि एसोसिएट की है या जॉइंट वेंचर की है। हमें इन सब का अगर कोई टैक्स है तो वो भी दिखाना पड़ता है, इन सब का भी अगर कोई टैक्स है तो वो भी दिखाना पड़ता है। और फिर लास्ट में हम अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करते हैं। अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तथा टोटल में हम शो कर देते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है। आजकल कोई भी आइटम नहीं होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल कोई आइटम PPI नहीं है, PPI आजकल सोकी में शो हो जाता है, यानी कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ PPI। इसके अलावा मैंने कहा आपको कुछ बातों को डिस्क्लोज करना पड़ता है। वो कौन कौन सी बातें हैं, अगर आप पर कोई छापा पड़ा है इनकम टैक्स वालों का तो आपने कोई इनकम अगर मान लो डिस्क्लोज की है तो आपको अनडिस्क्लोज्ड इनकम बतानी पड़ेगी जो आपको सर्वे में या सीजर के अंदर आपसे पता इनकम टैक्स वाले निकलवा लेते हैं। इसके अलावा अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको उसके खर्चे की पूरी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। यदि आपका कोई गेन और लॉस होता है ऑन क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसके ऊपर, हालांकि बिटकॉइन के अलावा भी हो सकते हैं, उन सब का भी गेन और लॉस आपको शो करना पड़ेगा। और आपने ऑडिटर को क्या दिया और किस कैपेसिटी में दिया, ये आपको बातें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। अगर आपका धंधा सेक्शन 8 कंपनी का है तो ग्रांट्स भी कहां पर आती हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती हैं। दीज वर ऑल व्हाट आई डिस्कस्ड इन सो मेनी क्लासेस ऑफ शेड्यूल 3। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितनी क्लासेस थी, लेकिन हमने इतनी सब बातें आपके साथ बताई थी। तो ये वीडियो आपको लास्ट में रिवीजन करने के वक्त मदद करेंगे, इसलिए अभी आपको ये फास्ट लग सकते हैं लेकिन आपको बाद में फास्ट ही करने हैं। अगर मान लो टाइम लग रहा होगा बाद में तो यूज क्या होगा, फिर तो पूरी क्लास ही कर लो। जो चीज देते हैं वो क्या क्या, कैश फ्लो को शेड्यूल 3 डिस्कस नहीं करता है। तो नोट्स में हमारे पास क्या क्या है, हम कंपनी की इंफॉर्मेशन देते हैं, हम अपने पास बेसिस ऑफ प्रिपरेशन देते हैं। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में हम गोइंग कंसर्न बताते हैं, अपनी कंप्लायंस स्टेटमेंट देते हैं जो इंड AS 1 बोलता है, हम वो कंप्लायंस स्टेटमेंट भी यहाँ पर देते हैं। इसके अलावा हम बताते हैं कि आपने अपने पास एस्टिमेट्स को यूज़ किया है, यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स। तो आप अपने लोगों को बताते हो कि हमने वेरियस जगह पर जजमेंट्स लगाई हैं, अजम्पशंस लगाई हैं और एस्टिमेट्स लगाई हैं और हमारे स्टेटमेंट्स में इसकी वजह से इफेक्ट फ्यूचर में आ सकता है। आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करते हैं। इसके अलावा आप अपने पास नोट्स देते हैं डिसएग्रीगेशन के, यानी एसेट्स में क्या क्या है, लायबिलिटीज में क्या है, उसकी डिसएग्रीगेशन देते हैं। फिर आप कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बताते हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में प्रमुख बात थी प्रपोज्ड डिविडेंड, जो इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है आपसे कि प्रपोज्ड डिविडेंड आज की डेट में जो बैलेंस शीट पर प्रपोज था वो प्रपोज रहेगा, चाहे बाद में अप्रूव भी क्यों ना हो जाए तब भी उसको कॉन्टिंजेंट बोलते हैं। इसके अलावा और भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकता है, जैसे हमारी कैपिटल कमिटमेंट्स हो सकती हैं, अगर हमने कोई बड़े बड़े वादे कर रखे हैं, जैसे कि अनपेड अमाउंट ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, या एनी इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, कैपिटल कमिटमेंट्स हो सकते हैं। गारंटियां इसमें नहीं आती आजकल। एक बच्चे ने पूछा था बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, वो भी हो सकते हैं, जो मैच्योर नहीं है वो भी आ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम कुछ और अदर इंफॉर्मेशन जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं वो साथ में देते हैं। कई बार हम फालतू की रिपोर्ट्स देते हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स या इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स और देते हैं विच आर नॉट एक्चुअली कवर्ड बाय नोट बट स्टिल कंपनीज डू गिव दोज नोट्स। फिर हमने कहा था अब इसमें कुछ नए नोट्स भी आपको और इंट्रोड्यूस हो गए हैं 1-4 से, जो हमें करने पड़ेंगे। अगर आपने बोरिंग्स का इस्तेमाल ठीक जगह पर नहीं किया तो आपको उसका रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टीज आप होल्ड करते हैं या अपने नाम में प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करते हैं, प्रॉपर्टीज नॉट इन योर नेम, तो आपको इसके बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ रेशियोज हैं जिनके बारे में आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है आजकल। इसके अलावा आपने कंप्लायंस बैंक के साथ करी कि नहीं करी, बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स थी आपने कंप्लाई की कि नहीं की, आपने MCA के साथ जो कंप्लायंस करनी थी क्या वो MCA वाली भी सारी कंप्लायंस, उसकी लेयर्स ऑफ सब्सिडरी क्या है वो करी कि नहीं करी। अगर आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं तो बताना पड़ेगा कि आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, तो हमको अपने पास ये भी डिस्क्लोजर आजकल करने पड़ते हैं। दीज आर द न्यू डिस्क्लोजर जो कि 1/4/2021 से आए हैं, उससे पहले ये नहीं होते थे।
तो दिस वाज योर शेड्यूल 3 जो हमने शॉर्ट में कवर कर दिया, हालांकि फिर भी इस पर हमको लगभग शशि कितना टाइम लग गया? चलिए अब मुझे है 20 मिनट, तो 20 मिनट में हमने इसको रिवाइज